गति चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें आज का टॉपिक है कौन सा, ग्राफीय विधि से गति के समीकरण। तो ग्राफीय विधि से गति के समीकरण पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला जो समीकरण होता है वो होता है v बराबर u प्लस ए टी, और जो सेकंड समीकरण होता है वो होता है s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। जो थर्ड समीकरण होता है वो होता है 2as इक्वल वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो जो समीकरण, जो गति के तीन समीकरण हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इनको विस्तार से पढ़ेंगे और इनको सॉल्व भी करेंगे। तो सबसे पहले जो फर्स्ट समीकरण है v बराबर यू प्लस ए टी, इसको ग्राफीय विधि से क्या है सॉल्व करेंगे। ग्राफीय विधि से जो गति का प्रथम समीकरण है इसको सॉल्व किया है। इसको समझना कि जो पहला समीकरण है वो दिया गया है v बराबर यू प्लस ए टी। तो इसको क्या करना है, ग्राफ के माध्यम से क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पर एक चित्र बनाया है, ठीक, ये ग्राफीय माध्यम है। यहाँ पर ये क्या होता है, यहाँ पर x अक्ष होता है और यहाँ पर क्या होता है, y अक्ष होता है, ठीक। तो यहाँ पर एक x y के रूप में एक ग्राफ बनाया है, जिसमें मूल बिंदु जो है वो O दिया है। यहाँ पर ये प्रारंभिक वेग u है और ये अंतिम वेग v है, ठीक। यहाँ पर क्या है, ये समय अंतराल लिया गया है जिसको सेकंड में प्रदर्शित करते हैं। तो ये प्रारंभिक जो u है वो क्या है, यहाँ से यहाँ पर ये अंतिम वेग v हो जाता है। तो इसी ग्राफ के माध्यम से यहाँ पर जो भाषा लिखी है वो इसी ग्राफ के माध्यम से लिखी है। तो यह ग्राफ क्या है, जो गति के तीनों समीकरण हैं उसमें यही ग्राफ क्या है यूज होगा। इसी ग्राफ से हम गति के तीनों समीकरण को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो लैंग्वेज लिखी है उसको समझना कि वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या है, u है। तो कल भी बताया था कि जो वस्तु का प्रारंभिक वेग होता है उसे u से प्रदर्शित करते हैं। और यह क्या है, जो t समय में, यहाँ पर जो समय दिया गया है वो t समय में कितना यहाँ से बढ़ कर के क्या हो जाता है, अंतिम वेग क्या हो जाता है, v हो जाता है। और इसमें क्या है, जो यहाँ से यहाँ तक है तो वेग एक समान त्वरण, एक समान दर a से, a को क्या कहते हैं, त्वरण। तो ये वेग एक समान दर a से क्या होता है, परिवर्तित हो रहा है। तो जो त्वरण होता है वो क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वेग में परिवर्तन हो रहा है। सबसे पहले जो वेग था वो u था, इसके बाद जो परिवर्तन हुआ है इसके बाद वेग क्या हो गया है, v हो गया है। तो वो क्या कर रहा है कि एक समान दर से यह वेग परिवर्तित हो रहा है। तो ये भाषा किससे, चित्र से ली गई है। अब आप चित्र में देखिए कि BC और जो BE हैं वो दो लंब खींचे हैं, यानी जो BC है, ठीक, और BE ये क्या है, इनको डॉटेड लाइन से जो मिला दिया है वो क्या है, दो लंब खींचे हैं। चित्र में आप देखिएगा कि जो प्रारंभिक वेग u है, ठीक, तो OA का मान कितना होगा, यहाँ पर OA का मान कितना होगा, u होगा, जो कि क्या है, प्रारंभिक वेग है। तो इसमें लिख दिया है OA इक्वल u, और BC का मान कितना है, यहाँ पर B से C, यानी OE का मान यानी अंतिम वेग B है। तो यहाँ पर OE के इक्वल कितना है, BC है, तो उसका मान भी कितना आ जाएगा, V, यानी अंतिम वेग हो जाएगा। इसमें जो BD है, इतने का जो मान निकालना है, जैसे यहाँ से, तो BD को क्या लिख सकते हैं कि BC माइनस CD, यानी यदि इतने का मान निकालें तो पूरे में से इतने को घटा दें तो जो BD का मान निकल कर आएगा। तो BD का मान अगर निकालना है तो क्या करें, BC में से क्या, BC में से क्या है, पूरे में से CD को घटा दें तो BD का मान निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर BD का मान निकालेंगे तो इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट से क्या करेंगे कि इसका पक्षांतरण कर देंगे तो हमें किसका मान, BC का मान प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि हमें मान तो निकालना है पूरे का, जो कि OE के क्या है, समांतर है। तो यहाँ पर BC का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा BD प्लस कितना, DC। अब आप देखना DC का, हमारे पास OA का मान कितना है, u है, तो DC का मान भी कितना हो जाएगा, u हो जाएगा, जो कि प्रारंभिक वेग है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या हम चित्र से, DC के इक्वल OA इक्वल कितना, u, प्रारंभिक वेग। तो यहाँ पर DC के स्थान पर रख देंगे OA, ठीक है।
अब इसके बाद आप देखिए कि जो बी सी है इसकी वैल्यू हमें कितनी दी गई है, बी से सी की वी दी गई है, क्योंकि ओ ई की वैल्यू हमारे पास भी है, तो जो बी सी है उसकी वैल्यू भी अंतिम वेग कितना हो जाएगा, भी हो जाएगा। तो हम बी सी के स्थान पर किस भी को लिख सकते हैं और हमारे पास ओ ए की वैल्यू कितनी है, यू है। अब क्या करेंगे, बी डी का पक्षांतर कर देंगे तो इस साइड आ जाएगा, जब भी इस साइड जाएगा। यहाँ पर जी प्लस का यू है तो ये जब पक्षांतर होगा तो माइनस का हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे देंगे। इतने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन करने के बाद हम जानते हैं कि जो त्वरण होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर और समय अंतराल के क्या होता है, अनुपात में होता है। तो त्वरण की परिभाषा से हम जानते हैं वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। त्वरण को ऐसे प्रदर्शित करते हैं, जो वेग में परिवर्तन है वो कितना हो रहा है, चित्र से देखिए आप। सबसे पहले क्या था, वेग में परिवर्तन ओ ए था, इसमें अब परिवर्तन हुआ तो ये हो गया ए, यानी यू से भी हो गया। ठीक इसी के समांतर ये है, तो इसमें सबसे पहले जो परिवर्तन था वो सी डी था, इसके बाद जो परिवर्तन हुआ है वो हुआ है कितना, बी डी, तो इसको लिख देंगे बी डी। और कितने समय अंतराल में हुआ है तो आप देख लीजिए, ए डी यानी टी समय अंतराल, ये क्या है, समय अंतराल दिया गया है। तो जो वेग में परिवर्तन हो रहा है वो क्या हो रहा है, भी वेग से, ठीक है, और टी समय अंतराल में हो रहा है। तो इसका मान रख देंगे। चित्र में हमें ए डी के समांतर क्या दिया गया है, ओ सी दिया गया है। ए डी के समांतर क्या दिया गया है, ओ सी दिया गया है। जी क्या है, इसके समांतर है, तो इसमें ए डी के स्थान पर क्या रख देंगे, हम ओ सी रख देंगे। ओ सी का मान हमारे पास समय टी सेकंड है, तो समय को क्या, टाइम को क्या सेकंड में लिखते हैं, तो इसका मान टी है। तो यहाँ पर त्वरण बराबर बी डी अपॉन टी रख देंगे। बी डी का मान हम पहले ही ज्ञात कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। तो समीकरण 2 से क्या करेंगे, बी डी का मान रख देंगे यहाँ पर। इसको अगर चाहें तो इक्वेशन नंबर थर्ड भी दे सकते हैं। तो समीकरण 2 से बी डी का मान क्या है, समीकरण कितने में, 3 में रखने पाए, यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 3 में रखने पर। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 3 में बी डी बराबर भी माइनस यू यहाँ पर रख देंगे, तो ये हो जाएगा ए बराबर त्वरण ए बराबर कितना, भी माइनस यू अपन कितना, टी हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि इसके बटे में कोई नहीं है तो इसका हो जाएगा क्या, त्रियक गुणा। तो ये हो जाएगा ए टी बराबर भी माइनस यू और ए टी बराबर भी माइनस यू हो जाएगा। तो जो हमारे पास गति का समीकरण है इसको हमें कितना सिद्ध करना है, बी बराबर यू प्लस ए टी। तो इसको लिख सकते हैं, इसका पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा बी बराबर यू प्लस ए टी। तो इस प्रकार से क्या है, गति के हम प्रथम समीकरण को क्या है, सॉल्व कर सकते हैं या सिद्ध कर सकते हैं। तो इस ग्राफीय विधि के माध्यम से हम गति के जो तीनों समीकरण हैं उसको पढ़ेंगे। इसके बाद गति का द्वितीय समीकरण है, इसको ग्राफीय विधि से पढ़ेंगे। तो इसके पहले जो गति का समीकरण प्रथम पढ़ चुके हैं उसमें चित्र में ये भी लिख लेना है कि वेग को का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है। और इसको पढ़ेंगे तो इसमें सबसे दूसरा समीकरण है एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, इसको सिद्ध करना है। तो क्या है, इसमें लिखा है, जो लैंग्वेज लिखी है वो इस ग्राफ से लिखी गई है, जो चित्र दी हमने बनाया है। अच्छे से आपको चित्र सीख लेना है बनाना। इसमें लिखा है कि मानव वस्तु ने क्या किया, एक समान त्वरण ए से एस दूरी तय की है, ठीक है। तो वस्तु ने यहाँ से क्या की है, एक दूरी तय की है, ठीक। तो वेग ग्राफ से स्पष्ट है कि एस बराबर, ठीक है, दूरी को एस से क्या है प्रदर्शित करते हैं। तो एस बराबर क्या लिखेंगे, एस बराबर जो विस्थापन होता है, एस बराबर चतुर्भुज ओ ए बी सी। अब इस चतुर्भुज में बात करेंगे तो जो उसने एस दूरी तय की है उसको लिखेंगे कि चतुर्भुज ए बी सी का क्षेत्रफल जो होगा ओ ए बी सी। तो ये क्या है, ये एक प्रकार का एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, आयत का जो क्षेत्रफल होगा ओ ए कितना डी सी, यानी इस क्षेत्रफल और प्लस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा कौन, ए बी डी। इन दोनों के क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल, दोनों के क्षेत्रफल मिलकर क्या हो जाएगा, ये समलंब चतुर्भुज ओ ए कितना बी सी का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है।
तो क्या आयत का जो क्षेत्रफल होगा OADC, तो इसमें जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल। तो आप सभी जानते ही होंगे कि कितना होता है, लंबाई इंटू कितना चौड़ाई होता है। तो ठीक है, तो जो आयत का क्षेत्रफल है कौन सा, OAD और C, इसमें हमने इसी फॉर्मूले का यूज किया है। देखना आप, OADC लंबाई इंटू चौड़ाई, OA इंटू कितना OC, OA इंटू OC, इसी से लिखा है। अब देखना त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 ब्रैकेट आधार इंटू ऊंचाई, यानी 1/2 गुणा आधार गुणे ऊंचाई, ये होता है किसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस त्रिभुज ABD में इसी जो फॉर्मूला है इसी का यूज किया है। देखना आप, ABD, ठीक है, 1/2 AD इंटू कितना BD, यानी आधार इंटू ऊंचाई, जे इसका आधार है, जे इसकी ऊंचाई है। अब क्या करें, इसमें हम मान रख दें, तो हमारे पास OA का कितना मान है, U है, ये लिखा है हमने यहाँ पर, जैसे कोष्टक में आपको ऐसा लिख लेना है, चित्र से। कहाँ से आए हैं ये मान, चित्र से आए हैं, इसको अलग से कहीं और नोट कर लेना है आपको। ठीक है, तो चित्र से हमारे पास OA का कितना मान है, OA का मान है प्रारंभिक वेग U, और जो OC का मान है वो AD के इक्वल है। पिछले जो समीकरण था उसमें ही पढ़ा था कि OC इक्वल कितना, AD बराबर T। ठीक है, तो ये यहाँ पर T, और जो BD का मान है वो हमने निकाला ही है गति के प्रथम समीकरण में AT, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें मान रख देंगे, तो S बराबर क्या हो जाएगा, OA का मान U रख दिया, OC का मान T रख दिया, प्लस 1/2 ब्रैकेट में क्या करेंगे, AD का मान कितना है हमारे पास, A से D का मान T है ना, तो इसको T रख देंगे, और BD का मान हमारे पास AT है। इसके बाद क्या करेंगे, U और T का गुणा कर देंगे, तो ये UT हो जाएगा, प्लस 1/2, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो T इंटू AT कितना हो जाएगा, A, और T इंटू T स्क्वायर हो जाएगा। तो S बराबर क्या निकल कर आएगा, UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। तो यही हमारा क्या है, गति का द्वितीय समीकरण है। तो इस प्रकार से हम ग्राफ के माध्यम से गति के द्वितीय समीकरण को क्या है, सिद्ध कर सकते हैं। इसके बाद इसका तृतीय समीकरण देखेंगे। गति का जो तृतीय समीकरण है इसको अच्छे से समझना। गति का जो तृतीय समीकरण है वो दिया गया है कितना, 2AS इक्वल B² माइनस U²। ये क्या करना है, ये सिद्ध करना है। तो इस प्रकार से ये ग्राफ लिया है जैसा कि गति के प्रथम और द्वितीय समीकरण में लेते थे। तो इस ग्राफ के माध्यम से क्या करेंगे, इस वाले गति के समीकरण को जो तृतीय नंबर वाला है उसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या है कि एक वस्तु है वो एक समांतरण A से क्या कर रही है, S दूरी तय कर रही है, जैसा कि गति के द्वितीय समीकरण में तय कर रही थी। तब ग्राफ से क्या स्पष्ट होता है कि जो समलंब चतुर्भुज है, कौन सा, देखिए समलंब चतुर्भुज जो है OA, ठीक है, और BC, जो कि पिछले गति के समीकरण द्वितीय वाले में लिया था, S बराबर UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर, जिसमें सिद्ध किया था। तो इसमें भी एक समलंब चतुर्भुज लेंगे, कौन सा, वही वाला OABC। ठीक है, इसमें एक बात ध्यान करना है, ये आपको याद कर लेना है कि जो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है उसको अलग से लिख दिया है 1/2 समांतर भुजाओं का योग। जो समांतर भुजाएं होती हैं उनका योग होता है, और गुणा उनके बीच की जो दूरी होती है। ठीक है, तो इसके बाद क्या करेंगे कि जो समांतर भुजाओं का योग क्या होगा, इसकी आप देखिए OA इंटू, ठीक है, BC, ये क्या है, इसकी समांतर भुजाएं हैं। ठीक है, इंटू OC, इसकी क्या है, OC क्या है, इसकी उनके बीच की दूरी है। इन भुजाओं के बीच की दूरी ये दो भुजाएं हैं यहाँ पर, ठीक है, एक ये भुजा एक ये भुजा, ये पूरी है जितनी है, इनके बीच की दूरी कितनी है, OC इक्वल कितना, T। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें मान रख देंगे OA का मान हमारे पास जो प्रारंभिक वेग है वो कितना है, U है, और क्या है BC का जो मान है
अंतिम वेग वो कितना है v, अंतिम वेग v है, तो यहाँ पर v लिख देंगे। और ओ सी का इनके बीच की दूरी कितनी है हमारे पास t, जो कि सेकंड में है, तो यहाँ पर t लिख देंगे अपॉन 2। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर जो t की वैल्यू है वो ज्ञात करनी है। तो हम त्वरण की परिभाषा से जानते हैं कि जो वेग में परिवर्तन की दर होती है वो क्या समयांतराल के बटे में होती है, ठीक है। तो a बराबर वेग में परिवर्तन क्या हो रहा है, v से u हो रहा है या u से v हो रहा है, ठीक है, अपॉन t। इसका जो त्रिज्या गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा at बराबर v माइनस यू। यहाँ पर t का मान निकालना है जो कि समीकरण 1 में रखना है, तो t बराबर हो जाएगा v माइनस यू अपॉन a। इसके बाद क्या करेंगे, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 2 से जो t का मान है वो समीकरण 1 में रखेंगे। यहाँ पर देखिए समीकरण 2 से समीकरण 1 में मान रखते हैं तो क्या होता है, s बराबर u प्लस v लिखा है और v माइनस यू या u माइनस v, ठीक है। अगर यहाँ पर क्या कर लें u माइनस v अपॉन कितना a कर लें और यहाँ पर भी u माइनस v कर लें तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या लिखा, यहाँ पर लिखा जी u माइनस v। अब a प्लस b और a माइनस b का क्या बन गया जी, फॉर्मूला बन गया। तो a प्लस b और a माइनस b का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक। तो u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दिया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और जो बटे में a है वो इसके बटे में आएगा, इसका त्रिज्या गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2as इक्वल v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, जो कि क्या है हमारे पास गति का तृतीय समीकरण है। तो इस प्रकार से अध्याय 8 में गति के जो 3 समीकरण थे उनको ग्राफीय माध्यम से सॉल्व कर चुके हैं। आपको इसकी अच्छी प्रैक्टिस करके इसको अच्छी तरह से क्या कर लेना है, सीख लेना है, या परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका जो और टॉपिक बचे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।